इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको एक परफेक्ट प्लान बताऊंगा, एक रोड मैप बताऊंगा जिससे आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप साउथ में हैं तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। ठीक है, और नॉर्थ वाले एम्स में जा सकते हैं। ठीक है, जो टारगेट करते हैं कॉलेजों को। ठीक है, और जो नॉर्थ वाले हैं या फिर दिल्ली को टारगेट करते हैं वो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप बेटर से बेटर कॉलेज जा सकते हैं, आप एम्स भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक परफेक्ट प्लान, एक रोड मैप दूंगा और आप इजीली जा सकते हैं, आप एक कंसिस्टेंसी के थ्रू अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ कैसे आपको फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री मतलब क्या क्या है, कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी सी होगी। ठीक है, अगर आपको देखो लंबी सी वीडियो तो होगी, वो बात ठीक है, मैं आपको कितना भी बता दूं बट आपको फॉलो करोगे या कंसिस्टेंसी रहोगे ना तभी जाओगे। देखो सपने बहुत सारे देखते हैं बट कौन वो पूरा कर पाता है? काफ़ी बच्चे कम ही कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? देखो शुरुआत में जब आपका रिजल्ट आया होगा ना तो आप में काफ़ी अच्छा खासा जोश आ गया होगा, आप सोच नहीं सकते मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये फाड़ दूंगा, आप 18 घंटे पढ़ूंगा, 19 घंटे पढ़ूंगा। भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप एक दिन पढ़ लोगे, एक हफ्ते पढ़ लोगे, 10 दिन, 15 दिन या आप एक महीने पढ़ लोगे मैक्सिमम। ठीक है, फिर आपकी पोटेंशिया या फिर जो मैक्सिमम एक कैपेसिटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आपको कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 घंटे पढ़ो। मैं बोलता हूँ 5 से 6 घंटे इनफ होते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। ठीक है, एम्स में, किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो बट मेन चीज़ क्या है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी रहोगे ना, किसी के प्रति रहो यार, एनीथिंग, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, किसी में हार्ड वर्किंग दोगे, स्मार्ट, वो आपका जरूर होता है। चाहे आप क्या ही बोलूँ, चाहे जीएफ को ले लो, चाहे किसी को ले लो। ठीक है, आप किसी भी वर्क को कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप पाइथन सीख रहे हो, चलो मैं आपको इंजीनियरिंग की बात कर देता हूँ। ठीक है, आप जावा सीख रहे हो, C++ सीख रहे हो, आप एनी स्किल सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, अगर आप टाइम किसी को दोगे, डिवोट करोगे तो वो आपको जरूर आएगा, तो यहाँ तक कि आपकी फिजिक्स हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों की आपकी फिजिक्स वीक रहती है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्लान देने वाला हूँ, मतलब अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी है ना। प्लान तो आप लोगों बहुतों का सुना होगा यूट्यूब पे, तो मैं कोई फेक नहीं बताऊँगा, जो बिल्कुल जो मैंने किया या फिर मेरे दो दोस्त करते हैं। ठीक है, उनका ही मैं बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों से एक कलेक्टिव रिव्यू लेके ही बनाया ये वीडियो। ठीक है, और ये नहीं है मैंने किसी का मैं हवा में फेंक दूंगा या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल। एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो पहला तो आपको बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का सेक्शन में कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और कम से कम अगर आपके 360 हैं, अगर आप 360 में से अगर 350 या 55 ला रहे हैं ना तो आपको सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको 350 प्लस तो लाने ही लाने हैं बायो में। और बायो में किस चैप्टर को कितना क्या टाइम देना है ये भी आपको पता होगा तभी दोगे। ठीक है, और बायो वैसे आप लाइन टू लाइन याद करने के अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी अब जरूरत है, क्योंकि इस अर्थ से रीजन आ रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए 19 और 20 में हुआ था ना, क्या क्वेश्चन पढ़ा टेक मारो एक वर्ड के, अब उतना नहीं आ रहा क्योंकि अब पेपर मोस्टली एम्स वाले डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है अब नेक्स्ट लगने वाला है एमबीबीएस में। ठीक है, वो भी एम्स वाले ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे डिटेल में, देखो ये है हमारी पूरी लिस्ट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप वीडियो देख लो, जैसे आपको सही लगे। तो देखो कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखो बायोलॉजी का मैं वेटेज बता देता हूँ। ठीक है, जेनेटिक वाला ऐसा चैप्टर है और इवोल्यूशन, यहाँ से अगर आप इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से उठा लोगे ना, ये यूनिट है वैसे, चैप्टर क्या है, जेनेटिक इवोल्यूशन से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, 15 या 12 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं, हर ईयर मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने 13 से 14 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चैप्टर चैप्टर वेरी करते हैं, किसी से डाइजेशन से कभी कभी 3 से 4 आ जाते हैं। ठीक है, कभी 2 ही आते हैं। ठीक है, और उसके बाद डाइजेशन के बाद जो वाले वो रेस्पिरेशन है उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो मोटा मोटा है वो 13 से 14 क्वेश्चन आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल कितने आ जाते हैं हमारे, 10 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, आराम से, बहुत आराम से। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन तो पक्का हैं, श्योर हैं, और एक आध क्वेश्चन इधर से। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन तो आराम से हैं, 8 से 9। एनिमल किंगडम से 3-4 हर साल पूछा जाता है, और पहले तो कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं एनिमल किंगडम से, तो एनिमल किंगडम आप अच्छे से रट्टा मारिएगा। हाँ, फिर प्लांट डाइवर्सिटी 7 क्वेश्चन तो पक्के ही है, और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 6 क्वेश्चन आते हैं, और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 क्वेश्चन श्योर हैं आपके, और प्लांट रिप्रोडक्शन यानी 5 चैप्टर, और ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, और मॉर्फोलॉजी जो ये आपकी मॉर्फोलॉजी है उससे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी से इससे 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का हमेशा एक या 2 ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा एनिमल हस्बेंड्री, और जो वो पूछा हुआ है और वहाँ पर जो साइंटिफिक नेम दिए हमारे, प्लांट एनाटॉमी भी उधर ही है। और ये ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन आता है, जो वो बैक्टीरिया पूछा जाता है, कभी क्लॉस्ट्रिडियम का पूछ लेते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से पूछे जाते हैं, या फिर वो लास्ट में चला जाते हैं एंजाइम पार्ट्स पर। ठीक है, ये तो आपने डिवीज़न देख लिया।
पर इसको दिखाने का मेरा क्या पर्पस था, ठीक है। अब जितने भी जैसे जेनेटिक है, इवोल्यूशन है, इनको डिटेल में पढ़ना है। इतने क्वेश्चन आए हैं तो ये नहीं है आपको एनसीईआरटी पढ़ी निकल गए, ठीक है। मैं वैसे आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तो हर चैप्टर कैसे क्या पढ़ना है, कैसे बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, हर चीज़ का ना एक अप्रोच है, ठीक है। एक क्वेश्चन पैटर्न होता है, तो उस हिसाब से करना है। कैसे करना है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखो, आपको एक चीज़ बहुत याद रखने वाली है हमारी, ठीक है। क्या याद रखने वाली है? वो चीज़ है आपको, पहले तो आपको कोई भी चैप्टर हो कैसा भी हो, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या ड्रॉपर हो, तो आप पहले से अगर आप क्वेश्चन कर लोगे ना 15 से 20 साल के, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये एक स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन पहले से कर लेते हो तो आपको पता रहता है किस क्वेश्चन एरिया से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन होके आ रहा है या फिर मल्टीपल में आ रहा है या फिर असेसर रीजन में आता है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। ये स्मार्ट स्टडी में आता है, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, ये तो कोई पता ही है, बताने वाली बात नहीं है। कहाँ से करना है बुक भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ। और ये हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इसके लिए मैं अलग अलग बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि डिटेल वीडियो है तो थोड़ी लंबी ही रहेगी, ठीक है। ये तो पहले आपको पढ़ना कैसे है, देखो हम पहले फिजिक्स पे आते हैं। देखो फिजिक्स, देखो काफ़ी बच्चों की वीक होती है, वीक नहीं सुपर वीक होती है, ठीक है। देखो वीकनेस है, मैं बात मानूंगा, ठीक है। बट वो दूर कैसा होगा? जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक उसको आप टाइम नहीं दोगे, जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे, तब तक वो आपकी दूर नहीं होगी वीकनेस। अगर आप साइकिल चलाना भी सीखते हो तो पहले आप गिरते हो 10 बार, ठीक है। 10 बार नहीं तो 3-4 बार तो गिर ही जाते हो, ठीक है। तो आप जब तक आप अपनी वीकनेस से जितना भागोगे वो उतना ही आपको डराएगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स का देखो, आप एनसीईआरटी मत पकड़ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, चक्कर खा के गिर पड़ोगे। अगर आप फ्रेशर होगे, ठीक है, ड्रॉपर होगे तो पढ़ लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक टीचर पकड़ो जो आपको अच्छा लगता हो, जिसका आप समझ में आता हो। मैं ये नहीं बोलूँगा ये वाला टीचर ले लो या कहीं से ले लो, जिससे भी आपको समझ आता हो, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, यूट्यूब पे हो, जहाँ भी हो, उससे आप पढ़ो। उसके आप कंप्लीट लेक्चर देखो, ठीक है। लेक्चर देखने का क्या पर्पस है? नोट्स बनाओगे। लेक्चर देखने का ये पर्पस है, आपको कंसेप्ट पता चलेगा, कहाँ से फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। कंसेप्चुअल पता लगेगा और क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। देखो फिजिक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। नोट्स बनाने हैं आपको। जो भी आपने नोट्स बनाए वो क्या करने हैं? मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं। जब भी आप फ्री हो, सुबह शाम दोपहर, जब भी आप फ्री हो, एक बार देखो, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर करके देख लो। आप पहले दिन पढ़ोगे, मानता हूँ पहले दिन पढ़ोगे आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। दूसरे दिन पढ़ोगे 1.5 घंटे लगेंगे, तीसरे दिन पढ़ोगे 1 घंटे लगेंगे। जब आप 4 से 5 रिवाइज कर दोगे ना, आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे। जब आप 10 बार पढ़ लोगे ना, तो मुश्किल से 10 से 5 मिनट लगेंगे। नोट्स पढ़ने के लिए आप 5 मिनट आराम से दे सकते हो, ठीक है। अब हम नोट्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं आपको, PYQ करने हैं, ठीक है। और PYQ प्लस न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। कहाँ से करने वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यूज फार्मूला शीट, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें कंसेप्ट नहीं पता होता चैप्टर का, बट सीधे सीधे आपके 20 से 22 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं। चाहे वो आप ग्रेविटेशनल ले लो, चाहे डॉपलर इफेक्ट ले लो, लॉज ऑफ मोशन ले लो, या फिर वो क्या कहते हैं स्प्रिंग और वो वाला कॉन्स्टेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से ले लो, ठीक है। या आप यहाँ से ले लो ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप ले लो, ठीक है। सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो कब होएंगे? अगर आपकी फार्मूला शीट होगी तो। क्यों होगी? मैं बात आपको एक रीज़न बताता हूँ। फार्मूला शीट और फैक्ट शीट का एक फ़ायदा होता है, अगर मान लो आप डेली उसको 5 मिनट भी पढ़ते हो ना, वो फार्मूला सारे सेट हो जाएंगे माइंड में। और आपके बिल्कुल अगर सेट हो गए ना, आराम से 20 से 25 क्वेश्चन आप हिला दोगे। अगर 20 भी हिला दिया तो कितना हो गया? आराम से 80 नंबर आपको फार्मूला से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी तो डायरेक्ट पढ़नी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यूज एनसीईआरटी हो सके तो ही है, पर डायरेक्ट नहीं पढ़नी है। और आप क्वेश्चन सॉल्व के लिए एक बुक आती है DC पांडे क्वेश्चन के लिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, वैरायटी वाले क्वेश्चन दिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए, उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें अलग अलग कंसेप्ट के हैं तो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी बच्चे ना एक बुक काफ़ी यूज करते हैं, वो हमारे SC वर्मा जी की बुक है। उसमें हाई लेवल काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है। मैं SC वर्मा को आपको मना ही करूँगा, क्योंकि नीट में उतना हाई लेवल नहीं आता, वो जेई वालों के लिए होती है। अगर SC वर्मा आपका बहुत ज़्यादा ही मन है, एक्साइटमेंट है पढ़ने की, तो उससे आप 1-2 ही चैप्टर पढ़िए। जैसे आपकी रे ऑप्टिक है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। ये थी आपका कंप्लीट किसका प्लान था? ये फिजिक्स का था, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप DC पांडे ले लेंगे, माना आपको बिल्कुल फिजिक्स बेकार होगी ना, आप रिपीट क्वेश्चन करेंगे ना, बार बार करोगे ना, तो एक टाइम आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। ये था हमारा फिजिक्स का प्लान। अब बात करेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैंने वैसे एक अलग वीडियो बना रखा हमारे चैनल पे है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 मिनट का है। काफ़ी रिसर्च करके और एनालाइज करके बनाया था, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप पहले 3 डिवाइड कर देंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखो केमिस्ट्री का पढ़ने का एक ही फंडा है,
चाहे आप फिजिकल पढ़ो ऑर्गेनिक पढ़ो, आपको हर चैप्टर एक बार लेक्चर देखना ही देखना है, क्योंकि उससे आपको पता लगता है किस क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। फिर नोट्स मेकिंग बनाने, नोट्स मेकिंग किसके बनाने, आप ऑर्गेनिक के तो स्पेशल बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी क्या करना है, घोल के पी जानी है, घोल के पी जाओ, मिक्सी में डाल के पी जाओ, जैसे भी नहीं है। मल्टीपल रिवीजन करना है आपको, जो फिजिकल के जो नोट्स बनाए उसके, और एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसका मल्टीपल रिवीजन है, ठीक है। मैकेनिज्म अगर आपको उतने समझ में ना आए कोई बात नहीं, मैकेनिज्म एक बार चलेगा, ठीक है, बट रिएजेंट वगैरह सब कुछ रट्टाफिकेशन मारना ही मारना है, नेमिंग रिएक्शन वगैरह, ठीक है। और एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने ही करने, और ये कहाँ से करने हैं वो मैं आपको बुक बता देता हूँ एक, ठीक है। और आपको जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री है, जैसे जो मैंने आपको फिजिक्स के लिए बताया वही सेम अप्लाई होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और बुक कौन सी पढ़नी है केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो बिल्कुल मस्ट है, जैसे हमारी बायो के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए, और स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए, और इनऑर्गेनिक की जितनी भी एक्सेप्शन है उनको रट्टा मार लो, घोल के पी जाओ, मिक्सी में डाल के पी जाओ, जैसे आपको सुटेबल लगे वो आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, ठीक है। और ऑर्गेनिक भी मस्ट है। नोट्स रिवाइज करो बार बार, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आते, मैकेनिज्म समझ नहीं आते, तो आप बना लेते हो नोट्स, ठीक है वो। और केमिस्ट्री के लिए एक बुक आती है हमारी बालाजी, ठीक है, उसकी फिजिकल की अलग आती है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो आप सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू तो मस्ट है यार, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कितने करना, 15 ईयर के तो मस्ट है भाई, ठीक है। ये थी हमारे उसके लिए। और बायोलॉजी के लिए मैंने बता ही दिया है, क्योंकि देखो हाँ, बायोलॉजी में एक बच्चे काफ़ी जो गलत करते हैं, जो डाउट होता है बायो में, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आएगी। अब मान लो अगर आप जेनेटिक पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, और फिर किसी टीचर से लेक्चर पढ़ना, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो टीचर से एक बार लेक्चर मस्ट देखना है, फर्स्ट टाइम कोई सा भी चैप्टर हो, आपको कितना भी अच्छा आता हो, ह्यूमन ले लो, आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल ही से क्वेश्चन पूछा है, बट आपको एक बार लेक्चर देखना ही देखना मस्ट है, ठीक है। लेक्चर देखना हमारे एक बार, ठीक है, और उसके नोट्स बना लेने कुछ चैप्टर हो गए। और रीड एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई, मस्ट है एनसीईआरटी, मस्ट यानी मस्ट। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन बिकॉज असेसन रीजन आ रहे हैं भाई, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा इस साल। और यूज फार्मूला शीट, ये फार्मूला शीट इस बायो में आप किसकी बना सकते हैं, जितनी भी डेट दी गई हैं, कौन सा साइंटिस्ट कब पैदा हुए थे, उन्होंने कब डिस्कवरी की थी, ठीक है, वो सारी डेट्स की फार्मूला शीट बना लेनी है आपको। और लास्ट एक वही है, रिवीजन अगेन अगेन। जितनी बार आप बायो को रिवाइज करोगे उतना आपके माइंड में सेट होगी, और उतनी ही जल्दी आपको रिकॉग्नाइज होएगा, ठीक है। कम से कम आपको 20 से 25 बार नीट से पहले पहले आपकी एनसीईआरटी बायो की पढ़ी होनी चाहिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और 350 नंबर लाने ही लाने। बात करेंगे हम एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। काफ़ी लोग होते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही। एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ो तो आप अंडरलाइन मारोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। सेकेंड राउंड पढ़ोगे तो काफ़ी समझ आएगा। थर्ड टाइम में ना आपको एकदम फ्लो में आप भागोगे, जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं ना, थर्ड और फोर्थ टाइम में, और फिफ्थ टाइम में तो पूछो मत यार। तो आपको मल्टीपल पढ़ोगे वो तभी आएगी। पीवाई की और न्यू क्वेश्चन लगाने चैप्टर वाइज। बायो के लिए कहाँ से लगाने, बायो की एक बुक आती है, एमटीबी बुक आती है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं, ठीक है, मैंने भी किया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सिलेक्शन के लिए यार, सिलेबस कंप्लीट कब तक होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस कब तक इम्पोर्टेंट कंप्लीट होना चाहिए आपका, किसी भी हालात में दिसंबर एंड या जनवरी के मिड तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर आपको 2024 में क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट सीट लेनी है। मैं ये नहीं बोलूँगा टॉप कॉलेज लेना है कैसा भी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि देखो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाए वही बहुत है, जो टॉपर बच्चे वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस कैसे भी दिसंबर एंड और जनवरी की तक ख़त्म करना ही करना है किसी भी हालात में। और फरवरी और मार्च में आपका एक टाइम तो रिवाइज हो जाए, दो में एक टाइम पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो हो, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम साथ में पढ़ रहे हो तो एक महीने में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट रिवीजन है वो हमारा 15 से 20 दिन में नेक्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है, 15 से 20 दिन लगना चाहिए। और फिर जितने भी रिवीजन है वो 15 दिन में हो जाने चाहिए, जैसे 15 दिन में आपकी बायो खत्म हो जानी चाहिए, दोनों 11th 12th केमिस्ट्री के सारे फार्मूला शीट वगैरह, फिजिक्स की भी, और रिवीजन टिल नीट। और ये कब तक करना है, हमारी ये साइकिल चलानी है, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, और जब तक नीट ना हो तब तक ये कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, बिकॉज मल्टीपल रिवीजन ओनली द की फॉर सक्सेस या फॉर सिलेक्शन, किसमें, एमबीबीएस में, ये हमेशा याद रखना। अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन लेना है तो देखो एमबीबीएस एक वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, या फिर कोई टफ जॉब भी नहीं है, नहीं कर सकते। उसका एक ही चीज़ है, आपकी मल्टीपल रिवीजन, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके माइंड में स्टेबल होगा। एक ये रट्टाफिकेशन का गेम है, जितना आपको रट्टा होगा उतना आप अच्छा रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। अब देखो काफ़ी बच्चे बोलेंगे ये होगा कैसे भैया, या फिर ये
हम कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसे करेंगे। उसके लिए देखो मैं आपको एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। आप कभी भी सोने से पहले, जैसे मान लो आज सोने जा रहे हो तो कल के लिए आप टाइम टेबल पहले बना लें। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में आपको कल कौन सा चैप्टर करना है, प्लांट फिजियोलॉजी करनी है तो कौन सा चैप्टर करना है, और केमिस्ट्री में अगर आपको ऑर्गेनिक का करना है, हेलो एल्कीन करना है, हेलो एरीन, वो पहले डिसाइड कर लो कौन सा पार्ट करना है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और फिजिक्स का आप पहले से एक टू डू लिस्ट बना लो छोटी सी, और कहीं भी पेस्ट कर लो दीवार पर, या फिर आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ टेबल पर लगा लो, ठीक है, रख लो। और कभी भी अपना टाइम टेबल को टफ मत बनाना। आप चाहो तो एक दिन में उखाड़ दो, 2 दिन में, मतलब आपने बायो के आपने 4 चैप्टर डिसाइड कर लिए, केमिस्ट्री के 2, फिजिक्स के 3, ये तो होएगा ही नहीं। आपको भी पता है टफ टाइम टेबल जितना बनाओगे ना उतना दिक्कत होगा। आप रफ टाइम टेबल बनाना, और जितना हो सके ना 1 या 2 चैप्टर लेना मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं लेना डेली के, ठीक है। रफ टाइम टेबल अपना नहीं बनाना है टफ, ठीक है। और अप्रोक्स 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन वही होगा, सेल्फ स्टडी ही कराती है। अगर आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी को दोगे तो 100% आपका सिलेक्शन है। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ यहाँ, पक्का श्योर सिलेक्शन है अगर आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो। और ये कब तक करोगे, कंसिस्टेंसी टिल द नीट, जब तक आपका 2024 का नीट का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक, ठीक है। और आपको स्लीप हैबिट प्रॉपर करनी है, ठीक है। ये नहीं है आपको रात में पढ़ रहे हो दिन में भी पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हो कुत्तों की तरह, गधों की तरह, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पढ़ना है, और डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कैसे पढ़ना है। देखो स्टडी को कुछ बच्चे हमारे डे में पढ़ते हैं, ठीक है, नाइट में पढ़ते हैं। मैं पर्सनली नाइट में पढ़ता था, उल्लू की तरह जागता रहता था, ठीक है। लोग जब सोने जाते थे तब मेरा टाइम होता था पढ़ने का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा आप दिन में पढ़ लो, आप कंफर्टेबल नहीं होगे उस टाइम में, तो मैं वो नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ जो आपको माइंड में सेट करना ही करना है। आपको जो लास्ट दिन जो आपने पढ़ा हो वो आपको 25 या 20 मिनट में रिवाइज करना ही करना हो, तब अपना न्यू शेड्यूल फॉलो करना। क्योंकि अगर आप लास्ट वाला रिवाइज नहीं करोगे सारा भूल जाओगे। और 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है विद OMR, ठीक है। OMR करोगे तो आपकी गलती और मिस्टेक होने का रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी, उससे आपको एनालाइज मिलेगा, ठीक है। एनालाइज भी करना है जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस OMR पे, ठीक है। आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। स्पीड बढ़ाने का एक ही चांस है, आप मेडिटेशन कीजिए भाई। मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए उसके लिए, अगर आपको डांसिंग अच्छा लगता है डांसिंग कीजिए, वॉकिंग अच्छा लगता है वो कीजिए। तो आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको माइंड स्टेबल रखना ही रखना है। और जितना भी आप याद करने की कोशिश कर लीजिए, हाथ रख लीजिए, उस चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ रहे हो मैं किस वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। उस वे में पढ़ोगे तो आपका माइंड एक थोड़ा जल्दी फास्ट काम करेगा, और आप विद इन द 30 सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट एनालाइज। अगर आप अगर आप वीक में एक टेस्ट तो दोगे ही दोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नहीं, वैसे हर संडे को आप टेस्ट एक दोगे ही दोगे। उस टेस्ट का फ़ायदा कब होगा, बेनिफिट कब होगा, उसको आपको टेस्ट को एनालाइज करना ही करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए उसके लिए आपको क्या बनानी है, एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, जिसमें उसमें अपनी गलतियां लिखनी है, क्यों हुई हैं कैसे हुई हैं, ठीक है। एनालाइज अच्छे से करना है, और अपनी सिली मिस्टेक पर काम करना है, ताकि अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, किसी में आपने EJMR नहीं पढ़ा, कोई हमारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है नॉट करेक्ट, ठीक है, और नॉट हैपेंड, ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आप कंफ्यूज होते हैं, वो सिली मिस्टेक में काउंट होते हैं, ठीक है। तो और कई बार होता है आपका ए ऑप्शन भरना है, आप बी ऑप्शन फिल कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। तो सिली मिस्टेक पर काम करना है। और ड्यूरिंग द स्टडी आपको मोबाइल ऑफ कर देना और दूसरे रूम में रख देना, उसको यूज करना ही करना नहीं अगर जब आप पढ़ते हो, ठीक है। और नो फ्रेंड और रिलेशनशिप क्या ही है यार, पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ड्यूरिंग द स्टडी आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि जो रील्स होती है ना यार, आप 5 मिनट देखने के चक्कर में आप 1 आवर पूरा देख लेते हो, 1 से 1.5 घंटे आप रील्स पे बर्बाद कर देते हो, स्क्रॉल डाउन करते रहते हो, आपको इंटरेस्ट आता रहता है। वो सबसे एक डिस्ट्रैक्टिंग और टाइम वेस्टेज का जरिया है, ठीक है। बिल्कुल वेस्टेज, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है वो रील्स देखना, ठीक है। उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक बार सिलेक्शन लो, कॉलेज में जाके फ्रंट गेट पर बैठ के ना आप रील ही रील देखना, आराम से देखना, यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। अब थैंक यू, ये था मेरा पूरा प्लान, रोड मैप था। आप एम्स में भी जा सकते हो, अगर आप एम्स में टारगेट कर रहे हो तो आप दिल्ली में जा सकते हो अच्छे कॉलेज में, दिल्ली टारगेट कर रहे हो तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप एक अच्छा से अच्छा डिजर्व कॉलेज में जा सकते हो अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप नीट प्रोफेशन रिलेटेड मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट डाउन में, या फिर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कहाँ पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।